जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी का इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको पहले से पता है, ये इथिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। इथिक्स की लेक्चर सीरीज में जो आपका दर्शन वाला पोर्शन है, जिसमें फिलोसफर्स दिए हुए हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं। अभी तक जो फिलोसफर कवर हो चुके हैं, जिनके वीडियोज अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। उसमें क्या है, आपके गुरु नानक देव, तुलसीदास, कबीरदास और रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनसे संबंधित वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। उस चीज़ को आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनसाइट एकेडमी में आपको मध्य प्रदेश की पॉलिटी, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री और मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, इनसे संबंधित वीडियोज मिल जाएंगे। इनको भी आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक है हमारा, उसमें इथिक्स में जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वो रहेगा आपका दार्शनिक के रूप में राजा राम मोहन रॉय जी को पढ़ना। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जी के विचारों को दार्शनिकता के आधार पर देखना। तो अगर हम राजा राम मोहन रॉय जी का एक सामान्य परिचय देखें तो उसमें क्या निकल के आता है कि वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। बहुत अच्छे से पता है आपको कि वो क्या करते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। इसके अलावा वे भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक थे। भारतीय भाषाई प्रेस का मतलब क्या होता है, भारतीय भाषाएं जो हैं, स्थानीय बोलियां जो हैं, उनमें जो प्रेस जारी किया जा रहा था, ठीक है, प्रकाशन हो रहा था। जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता थे। आपने पहले ही पढ़ा होगा इस चीज़ को कि भारत में जो पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है, वो किसको कहते हैं, हम राजा राम मोहन रॉय जी को कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे, पुनर्जागरण के, जन जागरण के और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता थे। मतलब ब्रिटिश काल में 19वीं शताब्दी में हमारे देश में जो भी सामाजिक सुधार आंदोलन चले, उनको प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, राजा जी को जाता है। साथ ही वे क्या थे, भारत में नव जागरण युग के पितामह कहे जाते हैं। वही चीज़ आपकी पुनर्जागरण वाली। ठीक है, ये उनका क्या हो जाता है, सामान्य परिचय हो जाता है। अब देखते हैं उनका जीवन परिचय। ठीक है, तो उनका जन्म कहाँ हुआ, बंगाल में 1772 में। ठीक है, पिताजी का नाम रामकांतो रॉय था, माताजी का नाम तैरिणी था। ठीक है, उपलब्धि क्या रही इनके जीवन की सबसे बड़ी, अगर हम हमारे स्तर पर देखें तो इन्हीं के प्रयासों से 1829 में क्या किया गया था, सती प्रथा को इलीगल घोषित किया गया था, बैन किया गया था, उस पर कानूनी रोक लगाई गई थी। उसके खिलाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कानून लाया गया था। ठीक है, इनकी मृत्यु 1833 में कहाँ हुई, ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल कहाँ है, लंदन में। जहाँ इनकी मृत्यु हुई, जहाँ इनका समाधि स्थल है, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, वहीं पे इनका क्या है, फोटो ये लगा हुआ है ब्रिस्टल में। ठीक है, ये स्टैचू जो है, जिस स्टैचू की ये फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्टैचू कहाँ है, ब्रिस्टल में है। ठीक है, लंदन में। इनका जो नाम था वो क्या था, राम मोहन रॉय था। इनका नाम क्या था, राम मोहन रॉय था। बाद में इनको एक उपाधि दी गई राजा की। राजा की उपाधि किसने दी इनको, अकबर ने, अकबर टू ने। ठीक है, अकबर टू ने इनको क्या दिया, राजा की उपाधि दी। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। वो क्या है, द परसेप्ट ऑफ जीसस, द यूनिवर्सल रिलीजन और वेदांत। परसेप्ट ऑफ जीसस, यूनिवर्सल रिलीजन और वेदांत। इसके अलावा कठोपनिषद और वेदांत सार, ये दो पुस्तकें भी उनकी हैं। इनके द्वारा बहुत सारे अखबार प्रकाशित किए गए, न्यूज़ पत्र प्रकाशित किए गए। उसमें क्या है, पारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी जारी किया गया उनके द्वारा बंगाली भाषा में, बंगदूत जारी किया गया उनके द्वारा बंगाली भाषा में। और ये ब्रह्मा और मैकेनिकल एक साथ है, ब्रह्मा मैकेनिकल भी उनके द्वारा ही संपादन किया गया उसका। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि जैसे हमने डिस्कस किया ऊपर कि ब्रह्म समाज के क्या थे, संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज के बारे में हमारे लिए देखना आवश्यक है। तो इसकी स्थापना कब की गई, 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, 1828 में, जिसका उद्देश्य क्या था, हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना, एकेश्वरवाद की उपासना करना और मूर्ति पूजा का क्या करना, खंडन करना। मतलब हिंदू धर्म की शुद्धता की बात कर रहे थे, एकेश्वरवाद के एक तरीके से उसकी प्रोपेगेशन की बात की जा रही थी, और मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया जा रहा था। ये इस संस्था के, इस आंदोलन के क्या थे, बड़े लेवल पे क्या थे, उद्देश्य थे। यह आंदोलन पूर्णतः किससे प्रेरित था, उपनिषदों से प्रेरित था, जो एकेश्वरवाद की स्थापना करना चाहता था। इस आंदोलन को एक तरीके से बल कहाँ से मिल रहा था, किस चीज़ से लोग किस चीज़ को आगे प्रोपोगेट कर रहे थे, आपके उपनिषदों को। ठीक है, तो ये क्या था, ब्रह्म समाज के बारे में था। अब चलते हैं हम राजा जी का जो चिंतन है उसको देखते हैं। राजा जी का जो सामाजिक चिंतन है, उनका जो धार्मिक चिंतन है, उनका जो राजनीतिक चिंतन है, उनके शिक्षा के संबंध में कुछ विचार थे,
और उनके पत्रकारिता के संबंध में कुछ विचार थे। इन सभी चीज़ों को अब हम देखते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले आता है आपका सामाजिक चिंतन, उसमें उनने मानवतावाद के संबंध में कुछ विचार दिए। जैसे मानवतावाद के संबंध में टैगोर जी ने भी विचार दिए थे, कबीर जी ने भी विचार दिए, तुलसीदास जी ने भी विचार दिए थे। इस सभी चीज़ों को हम पहले देख चुके हैं। जातिवाद के संबंध में उनके कुछ विचार थे। ठीक है, उसके अलावा नारी उत्थान के संबंध में उनके कुछ विचार थे, ये रिपीटेशन में आ गया है। ठीक है, नारी उत्थान के संबंध में उनके कुछ विचार थे। और इसके अलावा उनका धार्मिक चिंतन आता है। ठीक है, धार्मिक चिंतन आता है। सामाजिक चिंतन में क्या है? मानवतावाद, जातिवाद उन्मूलन, नारी उत्थान। ठीक है, धार्मिक चिंतन में क्या आता है? एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का विरोध करना। एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर की हम उपासना करेंगे, मूर्ति पूजा का खंडन करना। इसके अलावा क्या बोलते हैं? वो सर्वव्यापी धर्म की बात करते हैं, मतलब एक ऐसा धर्म हो जो सभी, एक तरीके से वैश्विक धर्म की बात की जा रही है ना। इसके अलावा क्या है? राजनीतिक चिंतन उनका। राजनीतिक चिंतन में क्या बोलते हो? स्वतंत्रता, समानता और प्रशासन के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हैं। इसके अलावा उनके दो और चिंतन थे, दो और विचार थे। वो शिक्षा के संबंध में था और पत्रकारिता के संबंध में था। तो अब इनका जो इस चिंतन है, पूरा विचार है, दार्शनिक ज्ञान है इनका, उस चीज को हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले आता है सामाजिक चिंतन। सामाजिक चिंतन में जो सबसे पहला आता है वह है मानवतावाद। मानवतावाद के संबंध में राजा जी बोलते हैं कि जो मानव की सेवा करता है वही क्या कर रहा है? दरअसल ईश्वर की सेवा कर रहा है। अगर आप मानव की सेवा करते हैं तो वो ईश्वरीय उपासना के क्या है? बराबर है, ईश्वरीय उपासना के समतुल्य है। वे मानवता को ही क्या मानते थे? सर्वोपरि मानते थे। क्या मानते थे? सर्वोपरि मानते थे। मानवतावादी दृष्टिकोण के आधार पर धर्म में विद्यमान कुरीतियों और कुप्रथाओं जैसे सती प्रथा, बलि प्रथा, मूर्ति पूजा, बाल विवाह, शिशु हत्या आदि का क्या कर रहे थे? वो विरोध कर रहे थे। हमारे उस समय के समाज में जो समस्याएं विद्यमान थी, ठीक है, सामाजिक स्तर पर, उन सभी समस्याओं का उन्होंने क्या किया? एक तरीके से खंडन किया, उनका विरोध किया। सभी कुरीतियों, कुप्रथाओं का उन्होंने क्या किया? बहिष्कार किया। ठीक है, उनके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज मुखर की और इसका आधार उन्होंने क्या माना? मानवतावाद को। ठीक है, पहले मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखा जाना चाहिए। और इन सब चीजों के लिए क्या बोलते हैं कि आप क्या कीजिए? सहानुभूति, समानुभूति, प्रेम, दया, करुणा जैसे मूल्यों को अत्यधिक महत्व दीजिए। ठीक है, तो ये उनका क्या था? मानवतावाद था, जिसके तहत उन्होंने कुरीतियों, कुप्रथाओं का विरोध किया। सहानुभूति, समानुभूति, प्रेम, दया, करुणा जैसे मानवीय मूल्यों को क्या किया? विस्तारित किया, मानवीय मूल्यों को प्रोत्साहित किया। ठीक है, और समाज को एक नई राह में लाने का प्रयास किया। इसके अलावा वे जातिगत संकीर्णताओं का विरोध करते हैं, जातिवाद का विरोध करते हैं। उनने बोला कि मनुष्य क्या होता है? जो मनुष्य होता है, राजा जी बोलते हैं कि जो मनुष्य होता है वो जो ऊंच नीच का भेदभाव है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। मनुष्यों के मध्य जो भेदभाव विद्यमान है, ठीक है, उनका कहना था कि जाति के आधार पर श्रेष्ठता क्या है? निराधार है। अगर आपको श्रेष्ठ बनना है तो उसके लिए कभी भी जाति को सामने मत लाइए। आप जातिगत आधार पर श्रेष्ठ कभी भी नहीं हो सकते हैं। उनका कहना था कि गुणों, उपलब्धियों, मान्यताओं के आधार पर श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कितने सफल हैं, आप कितने रूप से कितना नैतिक रूप से क्या हैं? आदर्श हैं, आदर्श बने हुए हैं, आप में कितने अच्छे सद्गुण हैं, आपने अपने जीवन में क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, इसके आधार पर आपकी श्रेष्ठता को मापा जाना चाहिए, ना कि जातिगत आधार पर। ठीक है, इसके अलावा वो नारी उत्थान के संबंध में कुछ अपना बात रखते हैं। उसके तहत वे बोलते हैं, राजा जी ने स्त्रियों की स्थिति को जाना, उनके खिलाफ चल रही कुरीतियों को दूर करने हेतु अनेक कदम उठाए। उन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा को क्या कर दिया? दंडनीय अपराध घोषित कर दिया 1829 में। ठीक है, स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे वो क्या थे? स्त्री शिक्षा के एक प्रखर, एक तरीके से समर्थक थे। उन्होंने नारी शिक्षा और उनके अधिकारों पर क्या दिया था? विशेष बल दिया था। और साथ ही साथ वे विधवा विवाह और बाल विवाह के भी क्या थे? विरोधी थे। विधवा विवाह के समर्थक और बाल विवाह के विरोधी थे। मतलब विधवा विवाह के लिए वो क्या करते थे? स्वीकृति देते थे, और बाल विवाह का वो खुलकर विरोध करते थे। ठीक है, तो ये क्या था? नारी उत्थान का समर्थन था, जिसमें उन्होंने शिक्षा की बात भी की, उनके सशक्तिकरण की बात भी की। ठीक है, और उनके नारियों के मध्य में जो समस्याएं विद्यमान थी, सामाजिक समस्याएं, उनका भी उनने विरोध किया। फिर चाहे वो सामाजिक समस्या बाल विवाह के रूप में हो, सती प्रथा के रूप में हो, या अन्य किसी रूप में।
ठीक है। नारी उत्थान के संबंध में वो क्या बोलते थे, क्या लिखते थे कि प्रत्येक स्त्री को पुरुषों की तरह ही क्या होना चाहिए, अधिकार प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि स्त्री ही पुरुष की क्या है, जननी है, और हमें हर हाल में इस कारण स्त्री का क्या करना होगा, सम्मान करना होगा। अगर स्त्री नहीं है तो इस संसार में मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उनका सम्मान करना पड़ेगा। इस प्रकार उन्होंने सामाजिक विचारों के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन किया और समाज को एक उच्च स्तर में पहुंचा करके सामाजिक लोगों के उत्थान हेतु क्या किया, उनने प्रयास किया। ठीक है, तो ये क्या था, उनका सामाजिक चिंतन था। अब आता है उनका धार्मिक चिंतन। धार्मिक चिंतन के संबंध में जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था क्या क्या पढ़ना है हमको, तो पहला आता है आपका एकेश्वरवाद में विश्वास। एकेश्वरवाद की बात आपके गुरु नानक जी भी करते थे, कबीर जी भी करते थे, वैसे ये भी कर रहे हैं कि ईश्वर एक है, हम उसको अलग अलग नामों में क्या करते हैं, जानते हैं। तो राजा जी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है। अपनी किताब वेदांत सार, उनकी पुस्तक थी वेदांत सार जो हमने ऊपर डिस्कस की है, वेदांत सार के माध्यम से उन्हें बहुदेववाद, बहुदेववाद मतलब क्या था, बहुत सारे देवताओं की पूजा करना, मूर्ति पूजा, धार्मिक आडंबर, इन सब चीज़ों का खंडन किया। उनका मानना था कि मानवीय धर्म ग्रंथों को मानवीय आत्मा एवं तर्कों से ऊपर नहीं रखा जा सकता। उनका क्या मानना था कि जो धर्म ग्रंथ में चीज़ें लिखी हुई हैं ये सब मानव के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, और अगर जो चीज़ मानव के द्वारा लिखी गई है उसको आप मानवीय आत्मा और मानव के द्वारा दिए जा रहे तर्क, फैक्ट, लॉजिक से ऊपर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, राजा जी कहते थे कि ईश्वर केवल एक है और उसका कोई अंत नहीं है और सभी जीवित वस्तुओं में परमात्मा का विद्यमान है, परमात्मा का क्या है, अंश है, अस्तित्व है। मतलब ईश्वर एक है और सभी मनुष्यों में क्या है, वो विद्यमान है अंशतः। ठीक है, हमारा एक सिद्धांत आता है ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम, अर्थात जगत के कण-कण में ईश्वर है, वही चीज ये बोलते थे। इसके अलावा वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो राजा जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, वह निराकार ईश्वर की उपासना क्या करते थे, समर्थन करते थे। निराकार ईश्वर के उपासना का वे क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा वे सर्वव्यापी धर्म का समर्थन भी करते हैं, सर्वव्यापी धर्म का सिद्धांत देते हैं। राजा जी के अनुसार सभी धर्म आंतरिक रूप से समान हैं, बस बाह्य रूप से क्या है, भिन्न। आंतरिक रूप से समान मतलब सभी के केंद्र में क्या है, मोक्ष का ही वो है, महत्व है। आप किसी भी धर्म में जुड़ जाइए, सभी धर्म वाले जो लोग हैं वो कहाँ पहुंचना चाहते हैं, अंतिम स्थिति मोक्ष में पहुंचना चाहते हैं। बस उसके लिए क्या है, अलग अलग रास्ते अपनाए जाते हैं, अलग अलग माध्यम पकड़े जाते हैं। ठीक है, तो आंतरिक रूप से सब समान है, बाह्य रूप से क्या है, थोड़ा भिन्न है। अतः आंतरिक रूप को महत्व देते हुए धर्मों के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, अब ये धर्म अपने धार्मिक विचारों के संबंध में राजा जी कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म का नहीं, उसमें व्याप्त कुरीतियों का विरोधी हूँ। दरअसल समस्या क्या खड़ी हो गई, जब उनने इस तरीके से हिंदू धर्म के संबंध में बातें की, चर्चाएं की, तो लोग उनका विरोध करने लग गए। ठीक है, लोग उनका विरोध करने लग गए। तो उस संबंध में फिर अपने विचार रखे उनने क्या बोला कि मैं धर्म का नहीं, सिर्फ कुरीतियों, जो कुरीतियाँ हैं, जो प्रथाएं हैं, जो कुप्रथाएं हैं, जो समस्याएं हैं, सिर्फ उनका विरोध कर रहा हूँ, आप उसमें सुधार कीजिए, मैं विरोध करना बंद कर दूंगा। तो ये उनका क्या था, पूरा धार्मिक चिंतन था। अब आता है उनका राजनीतिक चिंतन। राजनीतिक चिंतन में जैसा हमने देखा था, तीन चीजें देखनी, स्वतंत्रता, समानता और प्रशासन। स्वतंत्रता के संबंध में क्या बोलते हैं वो, कि उदारवाद का समर्थन करते हैं, मतलब लिबरलिज्म का समर्थन करते हैं। सभी को सभी प्रकार की क्या होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनके जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है वो कहाँ से प्रेरित थे, वो फ्रांस की क्रांति से प्रेरित थे। उनकी स्वतंत्रता का सिद्धांत फ्रांस की क्रांति से क्या था, प्रेरित था। स्वतंत्रता के अंतर्गत उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता जैसे अन्य आयामों को क्या किया था, स्वतंत्रता के अन्य आयामों का समर्थन किया था। मतलब लोगों को बोलने की आज़ादी हो, अपना विचार प्रकट करने की आज़ादी हो। ठीक है, इस चीज़ का वो क्या करते थे, समर्थन करते थे। इसके अलावा समानता एवं न्याय के संबंध में वो विचार देते हैं कि इसके अंतर्गत वे समाज में विद्यमान असमानताओं, उसमें आपकी लैंगिक असमानता, वर्गीय असमानता, जातिगत असमानता, इनको समाप्त करना चाहते थे और इसके लिए राजा जी द्वारा अनेक प्रयास किए गए थे।
ठीक है, इसके लिए उनने अनेक प्रयास किए थे। तो इसमें लैंगिक असमानता क्या है कि आप लिंग के आधार पर पुरुष और महिला के मध्य विभेद कर रहे हैं। वर्गीय असमानता क्या है, आप धन के आधार पर क्या कर रहे हैं, उच्च वर्ग निम्न वर्ग इनके मध्य भेद कर रहे हैं। जातिगत असमानता आपको पता ही है, जाति के आधार पर, ठीक है। इसके अलावा आता है उनका प्रशासन संबंधी विचार। प्रशासन संबंधी विचार में राजा जी क्या बोलते हैं प्रशासन के संबंध में अपने विचारों को रखते हुए कि जो उच्च प्रशासनिक पद हैं उन सभी उच्च प्रशासनिक पदों पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोगों की नियुक्ति की जानी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ उस समय की जो समस्याएं थी प्रशासन में उनकी ओर उनने क्या किया, इंगित किया। उस समय के प्रशासन में क्या समस्या विद्यमान थी, लगान की दरें बहुत ज़्यादा थी, तो लगान की दरों क्या करो, विनियमित करो, निम्न करो। इसके अलावा फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को राजभाषा बनाया जाना चाहिए। उस समय तक मुगल सत्ता के समय जो हमारी राजभाषा थी वो क्या थी, फारसी थी। जैसे ही मुगल सत्ता गई उसके बाद ब्रिटिश सत्ता आती है, तो ब्रिटिश सत्ता भी फारसी को ही क्या करती है, कंटिन्यू करती राजभाषा के रूप में। तो उनने क्या बोला, राजभाषा के रूप में फारसी को समाप्त करके किसको बनाया जाए, अंग्रेजी को बनाया जाए। और प्रशासनिक व्यय में कमी लानी चाहिए। सरकार, ब्रिटिश सरकार जो एडमिनिस्ट्रेटिव वो करती है, खर्चे करती है, प्रशासन के प्रबंधन के नाम पे जो खर्चे होते हैं अनावश्यक तरीके से, उसमें भी क्या लाई जाए, कमी लाई जाए, ठीक है। अब है पत्रकारिता संबंधी विचार उनके। पत्रकारिता संबंधी विचारों में हमने क्या देखा कि पत्रकारिता के संबंध में उनने जो भी विचार था उनने क्या किया, उसके लिए समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किए वो हमने समझ लिए हैं पहले ऊपर भी, जब उनका सामान्य परिचय देखे थे। एक क्या हुआ, मिरातुल अखबार हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, पहले ब्रह्मा मैकेनिकल हुआ, एक मैगजीन थी। संवाद कौमुदी हुआ, मिरातुल अखबार पारसी भाषा में हो गया, और बंगदूत हो गया बंगाली में। इस प्रकार के समाचार पत्रों को उन्होंने क्या किया, प्रकाशन किया। उन्होंने भारतीय पत्रकारिता की नींव डाली एवं पत्रकारिता के साथ साथ अन्य लेखन कार्यों के माध्यम से समाज और राजनीति में सुधार का प्रयास किया। हमने पहले भी देखा हुआ है कि इनको भारतीय भाषाई प्रेस का क्या कहा जाता है, प्रवर्तक कहा जाता है, ठीक है। तो पत्रकारिता के माध्यम से उन्हें समाज सुधार और राजनीति सुधार का एक तरीके से प्रयास किया। राजा राम मोहन रॉय जी विचारों की अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता क्या थे, विशेष महत्व देते थे। आज की तारीख में भी विचारों की अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता था, और इस चीज की वकालत राजा जी लंबे समय से करते आ रहे थे, ठीक है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान के कारण ही राजा जी क्या कहा जाता है, भारतीय भाषाई प्रेस का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। इस चीज को हम पहले भी समझ चुके हैं। अपने पत्रकारिता संबंधी विचारों के संबंध में राजा जी क्या लिखते हैं कि समाचार पत्रों को पिछड़ी जातियों तक पहुंचाया जाए ताकि वह भी ज्ञान के प्रकाश से क्या हो सके, सराबोर हो सके। यही होता है समाचार पत्रों का असली महत्व, कि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी को समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाओ, ताकि उसको भी ज्ञानार्जन हो सके, ताकि वो भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों से क्या हो सके, परिचित हो सके, ठीक है। अगला आता है उनका शिक्षा के संबंध में विचार। शिक्षा के संबंध में विचारों के लिए राजा जी क्या बोलते हैं कि अंग्रेजी तथा विज्ञान में उनकी क्या थी, गहरी रुचि थी, इसलिए वो क्या बोलते हैं, शिक्षा में इन चीज़ों को क्या किया जाए, विज्ञान और अंग्रेजी को लागू किया जाए, वो पढ़ाई जाए। उसमें रचनात्मकता का विशेष महत्व था, ठीक है। विज्ञान में क्या है, रचनात्मकता ही तो है, ठीक है। इसके लिए उनने अपने व्यक्तिगत स्तर पर कुछ प्रयास किए। तो 1816 में उनने कलकत्ता में अंग्रेजी विद्यालय की क्या करी, स्थापना करी। ये जो अंग्रेजी स्कूल स्थापित किया गया, ये क्या था, पहला भारतीय ऐसा स्कूल था जिसका नियंत्रण भी पूर्णतः किसके हाथों में था, भारतीय लोगों के हाथों में था। वही लोग उसका खर्च उठाते थे। बाद में उन्हीं के प्रयासों से 1823 में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना होती है, ठीक है। तो ये क्या था, उनका शिक्षा संबंधी विचार था, शिक्षा में उनका योगदान था। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक तरीके से उनका जो सामाजिक चिंतन था, सामाजिक चिंतन चाहे उनका मानवतावाद के संबंध में हो, जातिवाद के संबंध में हो, नारी उत्थान के संबंध में हो, ठीक है, या फिर धार्मिक चिंतन एक ईश्वरवाद के संबंध में, मूर्ति पूजा के संबंध में, या फिर सर्वव्यापी धर्म के संबंध में। इसके अलावा आपका राजनीतिक चिंतन स्वतंत्रता, प्रशासन और समानता के संबंध में है, ठीक है। और शिक्षा और पत्रकारिता के संबंध में क्या विचार थे, ये भी देखा। तो यहाँ से क्या होता है, राजा राम मोहन रॉय जी का दर्शन समाप्त होता है, दार्शनिक विचार।
अब जो बचता है वो क्या है, उनकी प्रासंगिकता, कि आज की तारीख में उनके विचारों की क्या प्रासंगिकता है। तो पहला, स्वतंत्रता और समानता की स्थापना। सीधी सी बात है, आपको बहुत अच्छे से तरीके से पता है कि स्वतंत्रता और समानता अगर न रहेगी तो कुछ भी संभव नहीं है, खासकर स्वतंत्रता। और इन चीज़ों का महत्व समझते हुए तो हमारे संविधान में इनको शामिल किया गया है। बाकायदा आपके संविधान में आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 21 तक स्वतंत्रता संबंधित जो अधिकार है उनको समाहित किया गया है। ठीक है। और आपके उसमें आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक किसको समाहित किया गया है, आपके समानता संबंधी जो वो हैं प्रावधान है उनको। ठीक है। मतलब भारतीय संविधान में स्वतंत्रता और समानता का जो सिद्धांत है उसको प्रासंगिक मानते हुए उनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सर्वव्यापी धर्म की अवधारणा का पालन करते हुए धार्मिक विद्वेष को खत्म करना। सर्वव्यापी धर्म का जो सिद्धांत है वो हमने ऊपर पढ़ा कि सभी धर्म आंतरिक रूप से समान है, बस बाह्य रूप से भिन्नता है, इसलिए सभी को क्या हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा, धार्मिक विद्वेष जो है वो समाप्त होगा। विभिन्न धर्मों के मध्य, विभिन्न मजहबों के मध्य जो वो चल रही है, कट्टरता फैली हुई है, एक दूसरे की सर्वोच्चता का जो चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, वो क्या होगा, समाप्त होगा। इसके अलावा जातिगत संकीर्णताओं का विरोध किया और सामाजिक सौहार्द की स्थापना की बात की। उन्होंने क्या बोला, जातिगत जो विभेद है, असमानता, उसको समाप्त करो और क्या करो, सामाजिक सौहार्द को बढ़ाओ। ये आज भी प्रासंगिक है। इसको बाकायदा संविधान में क्या दिया गया, स्थान दिया गया आर्टिकल 17 के रूप में। ठीक है। इसके अलावा क्या है, महिला सशक्तिकरण करो। आज की सरकारें सब उसी के लिए प्रयास कर रही हैं। मतलब ये सिद्धांत तो आज भी प्रासंगिक है, चाहे महिला की शिक्षा हो, चाहे महिला के लिए रोजगार हो, चाहे उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन हो, चाहे उनके लिए उच्च शिक्षा हो, ठीक है, या अन्य सेवाएं हो, सभी के लिए उनके लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा मानवतावाद, आज की तारीख में जो भी समस्याएं विद्यमान हैं, ठीक है, जिनके कारण लोगों के मध्य क्या हो रहा है, मतभेद बढ़ रहा है, ठीक है, लोगों के मध्य दूरियां बढ़ रही हैं, कट्टरता बढ़ रही है, लोग एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं, इन सब समस्याओं का समाधान कहाँ है, आपको मानवतावाद के उसमें है। उसकी प्रासंगिकता आज भी है। उसके लिए आपको बस करना क्या है, लोगों से सहानुभूति, समानुभूति, प्रेम, दया, करुणा, ये सभी भाव जागृत करने हैं, अपने उनके प्रति रखना है। इसके अलावा क्या है, प्रेस तथा विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आज की तारीख में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सरकारें अगर निरंकुश ना होने पाए, सरकारों को अगर जवाबदेह बनाना है तो उसके लिए प्रेस और विचार व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है या व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको महत्व देना पड़ेगा। संविधान में बाकायदा इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 19 में। ठीक है। तो ये क्या था, पूरा आपका राजा राम मोहन राय जी के विचारों की प्रासंगिकता थी। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियोज में जैसे पहले बताया गया है कि इस चैनल में पहले से ही MP हिस्ट्री, MP पॉलिटी, MP ज्योग्राफी संबंधित वीडियोज अपलोडेड हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।